हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। तो फ्रेंड्स, बार्क की जो स्पेशल साइंस की क्लासेस आपकी चल रही है उसका आज हम लोग चौथा सेट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा होती है। तो आपको बता दें कि जो यूरिया में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितना परसेंट होती है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये कितनी होती है, 46% होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है। यहाँ पे तो बात की है हम लोग कि यूरिया में जो हमारा कितना था, 46% था नाइट्रोजन। और वायुमंडल में बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 78% हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा वायुमंडल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी 78% हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। अब यूरिया की बात अगर की जा रही है तो यूरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए तो डाउट में ना रहे। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आप लोग जान लीजिए, जो होता है NH2CONH2। इसको भी ध्यान दीजिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रयोगशाला में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार हो रहा है कि यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है अगर यूरिया की बात की जा रही है तो बोल रहा है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो अब बात करेंगे ओहलर ने। किसने किया था, ओहलर ने किया था। सर्वप्रथम संश्लेषण यूरिया का ओहलर ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया, संश्लेषित का मतलब क्या होगा कि बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। कौन है, यूरिया है। पहला प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया हो जाएगा। और किसने बनाया था, ओहलर ने बनाया था। उसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और तैयार होता है यूरिया से संबंधित। यहाँ पे जितने भी यूरिया की बात की जा रही है, पूरी जितना इसका संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं उसका निचोड़ हम आपको लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, सबके संभवतः जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं हम पूरी तरह कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी बार्क की जो एग्ज़ाम हुए हैं पहले के एग्ज़ाम, उसी से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ चुकी है। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर लीजिए, मन से, क्योंकि जिस बार जितनी वैकेंसी आई है हमें नहीं लगता है फिर कभी आएगी, और इससे अच्छा गोल्डन चांस आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इसमें एक और बात हम देखते हैं। पूछ रहा है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। जो यूरिया में जो नाइट्रोजन मौजूद होते हैं वो 46% होते हैं। तो वह किस रूप में मौजूद होते हैं, वह एमाइड के रूप में मौजूद होते हैं। जो 46% जो नाइट्रोजन होते हैं वो हमारे एमाइड के रूप में मौजूद होते हैं। किस में, यूरिया में। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मौजूद होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अब शरीर में हमारे जो मूत्र होता है उसमें यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है। तो शरीर में यूरिया हमारा किससे बनता है, यकृत से बनता है यूरिया। इसको भी ध्यान दीजिए, शरीर में यूरिया हमारा यकृत से बनता है। ठीक। एक बात यहाँ पे की जा रही है कि जो मूत्र में जो हमारी दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है। तो जो दुर्गंध होती है वो हमारी यूरिया के कारण ही होती है। यहाँ पे आपको 8-10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन तैयार कराएं हम, और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या अगर आप NPCIL का जो अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। और बार्क का के लिए तो हम स्पेशल चला ही रहे हैं। ALP का एग्ज़ाम जो होगा आपकी उसके लिए भी उपयोगी होगा। यानी साइंस है तो साइंस सबके लिए उपयोगी है। जो भी एग्ज़ाम आपके साइंस से होंगे उसके लिए ये क्लासेस काफ़ी उपयोगी होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूध की बात की जा रही है, दूध का pH मान। अब दूध की बात की जा रही है तो दूध को पूरे निचोड़ के रख देंगे हम, कि जितना भी दूध से क्वेश्चन बनेगा आपको पूरा इसमें निचोड़ बताया जाएगा। पहला यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि
दूध का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स बता दें, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। एक बात की जा रही है रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है। ये किसका होता है? रक्त का पीएच मान होता है हमारा, कितना हो जाएगा? 7.4। ये हमारा रक्त का पीएच मान हो जाएगा। और किसी की देखिए पीएच मान की अगर बात करें तो हमारा ये जो 7 होता है ये हमारा शुद्ध जल का पीएच मान होता है। कितना किसका होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा शुद्ध जल का। इसको ध्यान दीजिए, शुद्ध जल की बात करेगा, शुद्ध जल का पीएच मान तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और तैयार होता है कि जो 7.7 है यह किसका पीएच मान है? ये हमारा, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, ये हमारा पित्त का पीएच मान है। किसका है? पित्त का। पहला वाला हमारा किसका था? दूध का था। दूसरा वाला किसका है? रक्त का है। तीसरा 7.4 हमारा पित्त का हो गया। और 7 जो होता है हमारा शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब देखिए, अभी तो पीएच मान की चर्चा किए हैं, अब बात करते हैं कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो दूध में हमारा प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम बताना है यहाँ पे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हमारा हो जाएगा रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम हमारा रेनिन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, दूध की बात की जा रही है तो पूछ देगा कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? तो आपको पता होगा कि दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वह हमारी होती है लैक्टोमीटर में। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है, इसको भी ध्यान दीजिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और बनता है कि दूध खट्टा होता है, किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो बता दें हम लोग कि जीवाणु के कारण। जो दूध हमारा खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? उसमें जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उनके कारण हमारा दूध क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब दूध की बात की जा रही है तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो वह हमारी शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा हमारी क्या हो जाएगी? लैक्टोज हो जाएगी। दूध को पूरे निचोड़ के रख देंगे जितने भी क्वेश्चन इससे आपको बनने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और तैयार होता है यहाँ पे कि दूध को पाश्चुकृत किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुकृत किया जाता है? तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? पाश्चुकृत करते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े इसमें दूध के बारे में, पहले बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दूध का पीएच मान 6.4 हो गया, उसके बाद रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया, पित्त का पीएच मान 7.7 हो गया, शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 हो गया। दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुकृत करते हैं? 60 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद बात किया था कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो हमारा क्या होता है? रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में। उसके बाद दूध खट्टा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए हम अगर इतना मेहनत किए हैं, अगर आप इसका थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। तो लिफ्ट में अधिक कब होता है? कि जब लिफ्ट ऊपर जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो कि नीचे की ओर गति से बढ़ रही हो। इसमें आपको बताना है कि लिफ्ट का भार कब हमारा अधिक होगा। तो इसका आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, कि व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी कि जब लिफ्ट नीचे आएगी। ठीक है, इसका दोनों में से हो सकता है ए और बी। अब ए और बी में से क्या होगा, इसका आंसर आपको जवाब देना है। अगर आप नहीं देंगे तो हम कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ अपने भी तो मेहनत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कागज़ पर उंगलियों के चिन्ह को किस विकसित किया गया? कागज़ पर जो उंगलियों के जो चिन्ह होते हैं उसे किससे विकसित किया गया? किससे विकसित किया गया? तो जो कागज़ पर जो पुराने उंगलियों के चिन्ह होते हैं
यहाँ पे होगा क्वेश्चन होगा कि कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्ह, ठीक है। जो उंगलियों के चिन्ह होंगे तो उस तरह हो जाएंगे, लेकिन जो पुरानी उंगलियां जिनकी चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं उनको साक्ष्य रूप से दर्शाने के लिए, मतलब कि वो दिखे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के घोल का प्रयोग करते हैं। कागज़ पर पुरानी उंगलियों को चिन्ह को दर्शाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक हमारा बात करता है यहाँ पे कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है यही काम में आता है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए। यह सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो यह जो डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, क्वेश्चन बनता है, तो हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। जो हमारा डिहाइड्रेशन, ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कार्बन की बात की जा रही है, तो कार्बन जो हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, अगर बात करेगा कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व जिसमें एक से अधिक तत्व मिले हुए हों, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा कार्बन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। साबुन किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा वसा। वसा के साथ मिलाकर, कास्टिक सोडा को अगर वसा के साथ मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साबुन तैयार हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, तो यह इसकी बात हम लोग किए थे, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्या होता है, तो बता दें कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अब साबुन की बात की जा रही है, तो साबुन से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं। ये भी तो क्वेश्चन बनता है। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन होता है, ठीक है। साबुन बनाने की क्रिया सैपोनिफिकेशन हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो जाएगा सैपोनिफिकेशन, ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया। और किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाते हैं, वसा के साथ। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, खिलाड़ियों को तत्काल दिए जाने वाला क्या है, ऊर्जा है। तो इसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा नहीं है, मतलब ऊर्जा के लिए दिया जाता है खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पॉइज की बात की जा रही है, पॉइज ये क्या होता है, ये हमारा श्यानता की एसआई इकाई है, इसको भी समझ लीजिए। पॉइज शब्द आ गया तो श्यानता की एसआई इकाई क्या है हमारी, पॉइज हो जाएगा, ठीक है। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है। पहला क्या कह रहा है, आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। पहला क्या कह रहा है, आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है, या आयतन बढ़ता है द्रव्यमान घटता है, आयतन और द्रव्यमान दोनों घटता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सूटेबल लग रहा है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ अगर है तो उसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। तो मान लीजिए आपके पास घी है, क्या है, घी है, और घी 250 ग्राम घी अगर है उसको हम लोग गर्म करते हैं किसी चीज़ में, तो वह जब घी होता है वह जब ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था नहीं कह सकते, मतलब जब वह जमा हुआ होता है, उसे ठोस ही बोल दिए, तो उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वह पिघलने लगता है, तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। लेकिन वह 250 ग्राम घी जो था वह 250 ग्राम ही न रहेगा, उसका द्रव्यमान तो घटे बढ़ेगा नहीं, द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन आयतन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बोल रहा CO2 गैस की प्रकृति क्या है। CO2 गैस जो होती है हमारी, उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और CO गैस की प्रकृति हमारी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी हमारी क्या हो जाएगी, उदासीन, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बने। एक बोला CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, और CO गैस की प्रकृति क्या होती है, हमारी उदासीन होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन से प्राप्त होता है, कुनैन, कुनैन क्या है? कुनैन यहाँ पे बात की जा रही है, एक वृक्ष है। नहीं नहीं नहीं, कुनैन जो हमारा है फ्रेंड्स, यह कुनैन प्राप्त होता है हमारा सिनकोना की छाल, सिनकोना वृक्ष हमारा है। ये कुनैन जो है ये एक दवा है। यह जो दवा कुनैन दवा है वह कहाँ से प्राप्त की जाती है? वह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके बाद बात कर रहा है कि चीड़ के पेड़, यानी चीड़ के पेड़ की बात की जा रही है, तो इससे हमारा तारपीन का तेल निकलता है। किसका तेल? हमारा तारपीन का तेल हमारा किससे निकलता है? चीड़ के पेड़ से तारपीन का हम तेल निकालेंगे। ठीक। ओक की बात की जा रही है। ओक का वृक्ष जो होता है, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, ओक का वृक्ष। तो इससे क्या किया जाता है? तो जो हमारा ओक का वृक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वैक्स का वृक्ष, इससे कार्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कार्क प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद चीड़ का पेड़ हो गया, सिनकोना की छाल। चलिए सब अब आगे बढ़ते हैं। चाय में उत्तेजित पदार्थ, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन से। बोला चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो चाय में हमारा जो होता है दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है? थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ क्या है? तो कैफ़ीन। कॉफ़ी से कैफ़ीन बन रहा है। और कॉफ़ी की बात की जाएगी कि कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ क्या हमारा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कैफ़ीन हो जाएगा। अब एक बात की जा रही है यहाँ पे केसीन की। जो केसीन हमारा है, यह दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित जो शर्करा थी हमारी, लैक्टोज थी, लेकिन जो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो हमारा होता है, यह क्या है? दूध में उपस्थित प्रोटीन। दूध में प्रोटीन क्या होता है हमारा? केसीन होता है। जो शर्करा क्या होती है हमारी? लैक्टोज होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकोटीन क्या है? निकोटीन, यहाँ पे निकोटीन शब्द आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। जो निकोटीन जो हमारा होता है, यह तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। यह तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में। यह विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, यह तंबाकू में विषैला पदार्थ हमारा क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा निकोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे टंगस्टन की गलनांक की बात की जा रही है। तो टंगस्टन देखिए, एक इसमें काफ़ी कठोर पदार्थ होता है। यह, इसका जो गलनांक होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। यह हमारा हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा 3500 जो होता है हमारा, यह हो जाएगा हमारा किसका? यह हमारा कार्बन का, कार्बन नहीं, हीरा का कार्बन का 3550 ऐसा कुछ होता है। यह हमारा किसका हो जाएगा? हीरा का गलनांक हो जाएगा, जो 3500। या टीन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टीन का हो जाएगा। ये 1200 लगभग इसकी होता है हमारा कास्ट आयरन का। हाँ, कास्ट आयरन का जो 1150 से लेकर कुछ होता है 1200 तक, ये हमारा किसका हो जाएगा? कास्ट आयरन का गलनांक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सभी गलनांक भी आप लोग कोई पूछ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। इस्पात मतलब स्टील की बात की जा रही है। तो स्टील जो बना होता है हमारा, कैसे बना होता है? यह आयरन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है हमारा। क्या? स्टील हमारा आयरन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। तो जो इसमें कार्बन परसेंटेज को कम या ज़्यादा करते हैं, तभी हमारा जो स्टील बनती है वह मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील बनती है। इसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारी मीडियम कार्बन स्टील बनती है। फिर उसके बाद हाई कार्बन स्टील बनती है। यानी जो इसमें बात जो की जा रही है कि इस्पात की कठोरता निर्भर करेगी, तो जो हमारी इस्पात की जो कठोरता निर्भर करेगी वो हमारे कार्बन परसेंटेज में निर्भर करेगी। अगर हम कार्बन परसेंटेज ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगी? स्टील क्या होगी? हार्ड होगी। अगर कार्बन परसेंटेज कम करेंगे तो हमारी स्टील क्या होगी? उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब बात की जा रही है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। तो प्रथम पौधा हमारा है ब्रायोफाइट्स। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा क्या है? ब्रायोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या है? जिराफ। जिराफ कहाँ होते हैं? मरुस्थल में होते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा होता है? वो जिरोफाइट से बोलते हैं। यह कहाँ उगता है? मरुस्थल में उगता है। यहाँ जीरो से समझ जाएंगे आप लोग किसकी बात
की जा रही है, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या हो जाएगा, जीरोफाइट्स हो जाएगा। लिथोफाइट्स की बात की जा रही है, पाइट्स की। ये हमारा चट्टानों पर उगने वाला पौधा है। यह कहाँ है, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा होता है हमारा, लिथोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा, ये चट्टानों पर उगेगा। हाथोफाइट्स, यहाँ पे हाथों से फाइट नहीं करना है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक। तो गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है वह क्रोफोफिल होता है, गोबर पर उगने वाला कवक हो जाएगा। इसके बाद बात की जा रही है कि सबसे बड़ा ये क्या है हमारा, इस गोबर पर उगने वाला कवक तो हो गया क्रोकोफिल। यह जो बात की जा रही है कार्टिकोल्स, ये क्या है, तो कार्टिकोल्स जो हमारा है इसको भी जान लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कार्टिकोल्स है, यह हमारा है कार्टिकोल्स। तो यह जो होता है वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है। यह क्या होता है, वृक्षों के छालों पर उगने वाला जो कवक होता है वो हमारा कार्टिकोल्स होता है। ध्यान दीजिए, वृक्ष की छाल पर, यह भी कवक ही है, लेकिन यह कहाँ उगता है, वृक्ष की छाल पर उगता है, जो हमारा वो हमारा क्या होता है, कार्टिकोल्स होता है। और जो गोबर पर उगने वाला होता है वह क्रोप्रोफिल्स होता है, ठीक है। और अफीम, अफीम शब्द यहाँ कहाँ से आ गया, अफीम जो होता है फ्रेंड्स बता दें कि यह एक प्रकार का क्या होता है, जो अफीम जो होता है वह एक प्रकार का नशा युक्त जो होता है, ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं, तो जो यह क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, हमको यूज छोड़िए, यह यूज हम लोग नशे के लिए करते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको, तो यह किसका मुख्य स्रोत है, तो मार्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है। हर कहीं आ जाएगा कि मार्फिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो अफीम बता देंगे। और हीरोइन का नाम सुने ही होंगे कि हेरोइन का, मार्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबे पौधे संबंधित है। संसार का सबसे लंबा पौधा जो होता है वो हमारा जिम्नोस्पर्म से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होता है, जिम्नोस्पर्म से। यह साइकस की बात की जा रही है, यह सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा साइकस होता है, सबसे बड़ा बीजांड। और संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब क्या होता है। अब बताइए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब क्या होगा, तो यह दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से जितना हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा रेडान। रेडान वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यह एक अक्रिय गैस है। अगर यहीं पे उल्टा पूछ दे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। यह वायुमंडल में अधिक पाया जाता है, सर्वाधिक, सबसे अधिक जो अक्रिय गैस हमारी कौन सी पाई जाती है, तो हमारी आर्गन पाई जाती है, ठीक है। एक हाइड्रोजन शब्द आ रहा है, तो अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यह हाइड्रोजन क्या हमारा एक तत्व ही ना है, तो यह पूछ देगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। यह एक तत्व है जो ब्रह्मांड में, तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मापक, वायुमंडल की बात की जा रही है, तो वायुमंडलीय दाब का जो मापक होता है फ्रेंड्स हमारा, वह हो जाएगा बैरोमीटर। ध्यान दीजिए, जो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है हमारा क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है वायुदाब मापी में पैर के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। जो वायुमंडल दाब मापी जो होता है उसमें पैर शब्द गलत टाइप कर दिया है लोगों ने, यहाँ पे हो जाएगा पारे की, पैर थोड़ी गिरेगा, पारा गिरेगा। यहाँ पे
वायुमंडल वायुदाब मापी में, वायुमंडल की नहीं बात की जा रही, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या सूचक होता है? तो यह सूचक क्या होता है? वर्षा की संभावना का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार होंगे कि वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना वह वर्षा की संभावना का सूचक होगा। अगर पूछ दे कि वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना, अगर अचानक गिरेगा तो आंधी या तूफान, कोई चीज़ अचानक होता है तो नहीं बोलते कि आंधी आई अचानक आ जाती है। अगर धीरे धीरे होगा तो वर्षा की संभावना क्या होती है? वो धीरे धीरे मौसम बनता है, ठीक है, और आंधी अचानक ही आ जाती है। चलिए, अगर अचानक गिरेगा तो आंधी या तूफान का हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम वायुमंडलीय दाब का बात कर रहे हैं बार बार, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर जो हमारा हो जाएगा, तो वहाँ पे ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ, स्वच्छ एवं साफ मौसम कब होगा? तो जब बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना। जब धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा की संभावना, जब अचानक गिर रहा है तो आंधी या तूफान, जब धीरे धीरे जब चढ़ने लगेगा वही जो पारा होगा तो स्वच्छ एवं साफ मौसम हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, स्वच्छ एवं साफ मौसम। चलिए, बोल रहा है दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है क्या होता है? दाब बढ़ने पर जो बर्फ़ का जो गलनांक हो जाएगा वह घट जाएगा, ठीक है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बर्फ़ के 2 टुकड़े को अगर आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? तो जब दबाव अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब गलनांक घटता है तो वो आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घटता है। और वही एक कॉन्सेप्ट अगर आप होता है कि जब 2 बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। वो इसीलिए चिपक जाते हैं कि जब दाब लगाते हैं तो उनका गलनांक क्या होता है? घट जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं। एक पूछ रहा है यहाँ पे कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में हमारी कौन सी ऊर्जा होती है? वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा कि परिवर्तित रहेगा? तो अगर बर्फ़ का टुकड़ा है, अगर उसमें डाला गया है तो वह जितना आयतन घेरा था और उतना आयतन फिर वह जो पिघल जाएगा उसके बाद भी तो वो उसका आयतन वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, यानी उसका तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमने जितने भी क्वेश्चन आपको आज बताए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए, चाहे आप बार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका NPCIL एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। जो आपके फर्स्ट स्टेज होते हैं NPCIL का, बार का, यह सिर्फ क्या है? क्वालिफाई नेचर है। तो इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, आपको ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ALP के लिए हो जाएगा आपका काम इसी से ALP का, लेकिन ALP का जो सिलेबस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप कभी सुने भी नहीं होंगे। तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी, ठीक है। वो उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी ALP में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आ भी सकता है। हम नहीं कहेंगे नहीं ALP में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो साइंस है तो सबके लिए कॉमन है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ऐसी कंटिन्यू वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम मेहनत करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।